बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। इससे पहले आप इस कहानी की 297 एक साथ सुन चुके हैं और अब 298 की मुलाहिज़ा फरमाएं। तुम कहीं नहीं जाओगे अली, तहजीब ने कती अंदाज में कहा। तुमसे दूरी का कर्म मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जो मुहिम भी दरपेश होगी उसमें मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ये तो वक्त और हालात पर मुनहसर है, मैंने कहा। मुस्तकबिल के बारे में कोई पेश गोई तो की नहीं जा सकती। मैं तो सिर्फ एक बात जानती हूँ और वो ये कि हालात कुछ ही क्यों ना हो, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगी। बुढ़ का तुम पर इतना हक तो नहीं है जितना मैडम का है, इसलिए बुढ़ तुमसे सिर्फ दरख्वास्त ही कर सकता है, आगे तुम्हारी मर्जी। जो हुक्म भी दोगे बुढ़ उससे सरताबी नहीं करेगा। तुम दोनों तो पंजे झाड़ कर मेरे पीछे पड़ गए, मैंने बेबसी से कहा। बाबा जब वक्त आएगा तब देखी जाएगी, कबल वक्त मैं क्या कह सकता हूँ। मैं कुछ सुनना ही नहीं चाहती। अली ग्रुप के अरकान को तुमने बुरी तरह नजरअंदाज कर रखा है। मैं आतिफ और तला को बुला रही हूँ, इस वक्त के बाद वो तुम्हारे चार्ज में होंगे। मैं एक तवील सांस लेकर रह गया और तहजीब जाकर उन दोनों को बुला लाई। आतिफ एक तनुमंद नौजवान था, जबकि तला दुबला पतला, मगर उसकी आंखें बहुत चमकदार थी। दोनों मुझसे बड़ी अकीदत और गर्मजोशी से मिले। बैठो। तारुफ हो जाने के बाद मैंने उन दोनों से बैठने को कहा। तुम दोनों का ताल्लुक गालिबन फलस्तीन से है, मैंने पूछा, और दोनों ने इस बात में सर हिला दिए। तुम्हारा इंतखाब चूंकि तहजीब ने किया है, इसलिए मुझे एतमाद है कि तुम दोनों ही कारआमद साबित होगे। मैंने कहा, यह बताओ तला के अली ग्रुप में शमूलियत से कबल तुम क्या करते थे? मैं एक माहिर नकबजानू जनाब। मैंने मकबूजा फ़लस्तीन में आंख खोली थी और बचपन ही से मेरे दिल में यहूदियों के लिए हर फ़लस्तीनी की तरह नफरत बैठी हुई थी। मुमकिन है यही वजह हो कि मैंने नकबजनी का पेशा इख्तियार कर लिया। कुछ अंदाजा है कि तहजीब से मुलाकात होने तक तुमने नकबजनी की कितनी वारदातें की थी? तादाद तो सैकड़ों तक पहुंचती है जनाब, तला ने शर्मिंदगी से कहा, लेकिन मेरा निशाना हमेशा यहूदी ही बने। ठीक है तला, मैं समझता हूँ कि अपनी दानिश में तुमने एक नेक काम किया था। तुम नकब लगाते हुए कभी पकड़े भी गए हो? मैं एक माहिर नकब जानू जनाब, तला ने फखरिया लहजे में कहा। सिर्फ एक बार मैं पकड़ा गया था, मगर मेरे खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हो सका। तुम्हें यहूदियों से इतनी नफरत थी तो तुम तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन में क्यों नहीं शामिल हो गए थे? मेरा ख्याल था कि उनसे अलग रहकर मैं यहूदियों को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता हूँ। फिर अब तुम हमारी तंजीम में क्यों शामिल हो गए? मैंने मुस्कुरा कर कहा। इसलिए कि मैं आपके अकीदतमंदों में से हूँ। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैडम से मुलाकात होगी, वरना मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना बड़ा एजाज भी मिल सकता है। मैं तुम्हारे जवाब से मुतमईन नहीं हुआ तला। सिर्फ अकीदतमंदी की बिना पर तो इतना बड़ा फैसला नहीं किया जा सकता। आपके काम करने का अंदाज मुख्तलिफ है जनाब। अगर आप खुद भी तो तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन से अलहदा हो गए, मगर एक दूसरी तंजीम में आप भी मौजूद हैं। तुम ठीक कह रहे हो तला, ये तो ज़हनी हम आंगी की बात होती है, मैंने कहा, और फिर आतिफ की तरफ मुतवज्जो हो गया। अब तुम भी अपने बारे में कुछ बता डालो। मैंने तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन से छापा मार तरबियत हासिल की है, आतिफ ने कहा। अली ग्रुप में शमूलियत के बाद तुम्हें गालिबन किसी मुहिम में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला। दरअसल जिन दिनों में अली ग्रुप में शामिल हुआ, उन दिनों सारा जोर आपको तलाश करने पर था, इसलिए हमें अब तक कोई ऐसा मौका नहीं मिल सका जहां अपनी सलाहियतों के जोर दिखाए जा सके। बहरहाल अब तवक्को है कि कुछ न कुछ जरूर होगा। तुम लोगों का पता नहीं मालूम है या नहीं, मेरा काम करने का तरीका कदरे मुख्तलिफ है, इसलिए तुम लोगों से जो काम भी लिया जाएगा जरूरी नहीं कि वो तुम्हारी तवक्कुआत के मुताबिक ही हो। मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि मैं यहूदियों के खिलाफ अली यार खान के शाना बिशाना काम करूंगा, तला ने कहा। और मैं काम करने के लिए बेचैन हूँ। काम की नोयत कुछ ही क्यों ना हो, मुझे उससे गरज नहीं, आतिफ बोला। ठीक है, मैंने सर हिलाया। तुम्हें मालूम है इस वक्त हम रैंडल मोशे हावर्ड की नायब मादाम कलारा के खिलाफ सफ आ रहा है। हमारा मसला ये है कि हमें उस पर वार करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जाविये दरकार हैं और हमें अपने मतलूबा जावियों से बहुत कम मैसर हैं। हमने उनके खिलाफ कुछ इकदाम तो किए हैं, मगर वो नाकाफी महसूस होते हैं और मैं चाहता हूँ कि इस सिलसिले में कोई कसर ना उठा रखी जाए। इस जैल में आज रात तुम्हारे सुपुर्द जो जिम्मेदारी करना चाहता हूँ वो ये है कि ट्रांसमीटर पकड़वाओ। बुढ़ तुम्हें मादाम कलारा की फ्रीक्वेंसी बता देगा और मैं एहतियातन तुम लोगों को कोड भी फराम कर दूंगा। तुम्हें हर वो पैगाम नोट करना होगा जो उस फ्रीक्वेंसी से नशर किया जाएगा। जरूरी नहीं कि कोई पैगाम जरूरी नशर हो, लेकिन ये भी मुमकिन है कि इस तरह कोई कारामद बात हमारे इल्म में आ जाए। ज्यादा बेहतर ये होगा कि तुम लोग पैगामात कागज पर नोट करने की बजाय टेप कर लो, ताकि किसी गलती का इम्कान ना रहे।
रीना मादाम कलारा से ट्रांसमीटर पर बात कर चुकी है। बुड ने कहा, तुम्हें अब भी ये तवक्को है कि वो लोग पैगामात भेजने के लिए ट्रांसमीटर इस्तेमाल करेंगे? टेलीफोन तो बहुत ही मखदूश जरिया होता है। रही बात कि उसकी फ्रीक्वेंसी रीना के इल्म में आ गई है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोड इसलिए तो बनाए जाते हैं कि अगर कोई उन्हें सुन ले तो भी कुछ ना समझ सके, और मादाम कलारा सोच भी नहीं सकती कि रीना उसके कोड से भी वाकिफ हो गई होगी। सोच लो चीफ, डेविड रेयान रीना के कब्जे में है। डेविड कोड से वाकिफ है और कलारा जानती है कि वो रीना के कब्जे में है। कुछ ही देर पहले तुम मुझे सोचने से मना कर रहे थे और अब खुद ही सोचने की दावत दे रहे हो, मैंने तंजिया लहजे में कहा। ऐसी हरकत करने से क्या फायदा जिसका नतीजा बरामद होने की तवक्को ही ना होने के बराबर हो। बुड ने कहा, हम कोई अमली कदम भी तो उठा सकते हैं। मुझे जो फैसला करना था कर चुका। अब से 24 घंटे तक किसी न किसी की ड्यूटी ट्रांसमीटर पर रहेगी। हम अभी से काम शुरू किए देते हैं जनाब, आतिफ और तला ने कहा और बूढ़ू ने लेकर बाहर चला गया। इस पर तो वाकई खून सवार है, तहजीब ने हंसते हुए कहा। पहले मैंने इसे ऐसे मूड में कभी नहीं देखा। मुझे इसकी वजह भी मालूम है। दरअसल इश्क लड़ाने का मौका नहीं मिल रहा है और इसका मकसद सिर्फ आज़ादी हासिल करना है। थोड़ी देर बाद बूढ़ वापस आ गया। मैंने उन्हें धंधे से लगा दिया है। उसने कहा, वो तो अपना काम करते रहेंगे, हम भी अपने लिए कोई काम देखें, सुबह देखेंगे। मैंने बेपरवाही से कहा, इस वक्त तो सिर्फ आराम करने का मूड है, काम पर आराम को तरजीह नहीं देना चाहिए। बूढ़ ने मुहक्काना शान से कहा, तुमने क्राउन नाइट क्लब को क्यों नजरअंदाज कर रखा है चीफ? देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि इसके सर पर इश्क का भूत सवार है, मैंने तहजीब से कहा। ये क्या कह रहे हो चीफ? बूढ़े एहतिजाजी लहजे में बोला। तुम्हें शायद याद नहीं रहा कि क्राउन क्लब उन लोगों का एक अड्डा है। मुझे खूब अच्छी तरह याद है बूढ़, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं आया। मैं वहां जरूर जाऊंगा, मगर आज नहीं, कल रात को। बुजुर्गों ने कहा है कि आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हारी सजा ये है कि आतिफ और तला के साथ तुम भी शब बेदारी करोगे, मैंने अचानक सख्त लहजा इख्तियार करते हुए कहा। मुझे बूढ़ पर गुस्सा आ गया था। कोई काम भी तो हो, बूढ़ ने बुखला कर कहा। सिर्फ पैगामात टेप करने का काम तो वो दोनों भी कर सकते हैं। वो दोनों फैसला नहीं कर सकते कि इस पैगाम की क्या अहमियत है। तुम ये तय करोगे और उसके मुताबिक कदम उठाओगे। और अगर रात भर में एक भी पैगाम ना पकड़ा जा सका तो, बूढ़ ने कहा। वो बदस्तूर बुखलाया हुआ था। तो फिर सुबह होने के बाद नाश्ता करके तुम सो जाना। चलो अब यहाँ से निकलो, मैं मजीद सवालों जवाब करने के मूड में नहीं हूँ। रात 11 बजे के करीब मैं और तहजीब सो गए और उसके बाद मेरी आंख बूढ़ की आवाज पर खुली थी। उठो चीफ, बूढ़ कह रहा था, एक नहायत अहम पैगाम मौसूल हुआ है। मैं फौरन ही उठ बैठा। सबसे पहले मेरी नजर वाल क्लॉक पर पड़ी जो 3 बजा रहा था। क्या बात है बूढ़, मैंने जल्दी से कहा। पहले मुंह हाथ धोकर नींद का खुमार दूर कर लो, मुमकिन है तुम्हें इसी वक्त हरकत में आना पड़े। खमार के बच्चे, ये बताओ बात क्या है? हमारी आवाजें सुनकर तहजीब भी उठ बैठी थी। बूढ़ ने एक पर्चा मेरी तरफ बढ़ा दिया जिस पर बूढ़ ने कुछ तहरीर कर रखा था। मैंने बूढ़ से कागज लेकर तेजी से उस पर निगाह दौड़ाई। तहजीब भी मेरे शाने के ऊपर से तहरीर पढ़ रही थी। लिखा था, मार्शल, तुम्हें जनूबी अफ्रीका से आने वाली परवाज नंबर SG-149 के जरिए सफर करने वाले एक मुसाफिर से जो कुछ वो तुम्हें दे वसूल करके हेडक्वार्टर पहुंचाना है। मुसाफिर तुम्हें ट्रांजिट लाउंज में मिलेगा। उसकी पहचान ये है कि उसने धूप का स्याह चश्मा लगा रखा होगा और उसके हाथ में एक अंग्रेजी अखबार होगा जिसे वो उल्टा पढ़ रहा होगा। तुम उस वक्त उससे पूछोगे जिसके जवाब में वो कहेगा कि मेरे पास घड़ी नहीं है। ये जवाब सुनकर तुम उसे वक्त बताओगे जो बिल्कुल गलत होगा। उस गलत वक्त बताने की इवज वो तुम्हें एक तोहफा देगा जिसे लेकर तुम सीधे हेडक्वार्टर पहुंचोगे। ख्याल रहे कि उस शख्स से मजीद कोई बात करने की जरूरत नहीं। ये पैगाम कब मौसूल हुआ? मैंने बूढ़ से सवाल किया। आधे घंटे से ज्यादा हो गया। दरअसल पैगाम कोड वर्ड में था, उसे डी कोड करने में इतनी देर लग गई। अब ये मालूम करना पड़ेगा कि फ्लाइट नंबर SGR-149 किस वक्त पहुंच रही है। मैंने बेड से उतरते हुए कहा। मैं मालूम कर चुका हूँ चीफ, बूढ़ ने कहा। फ्लाइट का शेड्यूल टाइम 4:50 है। उस परवाज के ज्यादातर मुसाफिर BOAC के त्यारे में सवार होंगे जो यहाँ से 6 बजे परवाज करेगा। ठीक है बूढ़, यह हम नौयत का मामला मालूम होता है, इसे देखना पड़ेगा। आतिफ और तला से कहो कि चलने के लिए तैयार हो जाएं। क्या मुझे छोड़कर चले जाओगे? तहजीब ने कहा। उसने अगरचे इब्तदाई गुफ्तगू नहीं सुनी थी मगर वो मामले की तह तक पहुंच गई थी। नहीं, तुम भी साथ ही चलोगी। दरअसल ये एक ऐसा मामला है जिसके बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं। हम मार्शल तक से वाकिफ नहीं है, इसलिए हम सब का मौजूद होना जरूरी है। 15 मिनट बाद हम सब गाड़ी में सफर कर रहे थे। सुबह 3:30 बजे शी गुराई की सड़कें सन्नाटे में डूबी हुई थी। तहजीब मेरे साथ अगली सीट पर थी। बकिया तीनों अफराद पिछली नशिस्त पर थे।
एयरपोर्ट पहुंचने तक हमें 2 जगह रोका गया, मगर हमारे पास कागजात पूरे थे, इसलिए हम चेकिंग के मरहले से साफ गुजर गए। हमारे पास 2 सूरतें हैं। एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया में पहुंचकर मैंने कार पार्क करते हुए कहा, या तो हम खुद उस शख्स से वो चीज हासिल करने की कोशिश करें जो जनूबी अफ्रीका से आ रहा है। जाहिर है वो मार्शल को पहचानता तो है नहीं, इसलिए उसे बासानी धोखा दिया जा सकता है। दूसरी सूरत यह है कि हम मार्शल को तलाश करने की कोशिश करेंगे। दोनों ही सूरतों में हमें दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। ट्रांजिट लाउंज तक पहुंचना आसान नहीं होगा। अगर हम किसी सूरत वहां पहुंच भी गए तो मार्शल वहां मौजूद होगा और उससे टकराव लाजमी हो जाएगा। मेरा ख्याल है हम उस टकराव के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, इसलिए कि वहां से बचकर निकलने के इम्कानात ना होने के बराबर रह जाएंगे। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है बूढ़, मैंने कहा। दूसरी सूरत में हमें सिर्फ ये खतरा होगा कि मुमकिन है मार्शल हमारी नजरों से बचकर निकल जाए। मुमकिन है हम उसे तलाश ही ना कर सके, लेकिन ये कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं। इस सूरत में ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि हम कामयाब ना हो सकेंगे और उससे हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल में मार्शल के हमारी नजरों से बच निकलने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं, बूढ़ ने कहा। हमें नहीं मालूम कि मार्शल कौन है। मुमकिन है वो एयरपोर्ट के स्टाफ का ही कोई आदमी हो और हम किसी आदमी को ही ढूंढते रह जाएं। फिर क्या सूरत होगी, बूढ़ ने सवाल किया। उसके लहजे से परेशानी जाहिर हो रही थी। सूरत यही होगी कि हम एक दूसरे से लाताल्लुक रहकर उसे तलाश करने की कोशिश करेंगे, बल्कि अगर तुम ट्रांजिट लाउंज तक पहुंच सको तो मसला ही हल हो जाएगा। ट्रांजिट लाउंज में तुम्हें सिर्फ उस शख्स पर नजर रखनी होगी जो जनूबी अफ्रीका से आ रहा है। जो भी शख्स उससे मिले उसे निगाह में रख लो। अगर ये देख सको कि उसने क्या चीज वसूल की है तो और भी अच्छा है। मैं समझ गया चीफ, बूढ़ ने सार हिलाया। तुम बेफिक्र रहो, ये काम बहुत आसान है। ट्रांजिट लाउंज तक पहुंचना मेरे लिए कोई मसला नहीं होगा। हम सब कार से उतरे और अलग अलग एयरपोर्ट की तरफ बढ़ गए। एयरपोर्ट की वसी और अरीज इमारत रोशनियों में जगमगा रही थी। सुबह के तकरीबन 4:30 बज रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी एयरपोर्ट की इमारत बिल्कुल सन्नाटे में डूबी हुई नहीं थी, बल्कि इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज की तरफ तो खासा रश नजर आ रहा था। मुसाफिरों की तादाद कम और उन्हें अलविदा कहने वालों की तादाद ज्यादा थी। मैंने एयरपोर्ट पर एक किनारे से दूसरे किनारे तक चक्कर लगा डाला। एयरपोर्ट कहीं का भी हो, किसी वक्त भी वहां सन्नाटा नहीं हो सकता, बल्कि हकीकत तो ये है कि एयरपोर्ट वो वह जगह होती है जहां कर दिन और रात की तमीज करना मुश्किल हो जाता है। 24 घंटे गहमा गहमी रहती है और कुछ नहीं तो अमले के अफराद की तादाद ही इतनी ज्यादा होती है कि अगर मुसाफिर एक भी ना हो तब भी सन्नाटे और तनाई का गुमान तक न गुजरे। एयरपोर्ट बिल्डिंग का चक्कर लगाने के दौरान मैंने एक एक फर्द का बगौर चेहरा देखा, मगर ऐसा कोई शख्स नजर नहीं आया जिस पर मैं मार्शल होने का शुबा कर सकता था। ठीक 4:45 बजे ऐलान हुआ कि जनूबी अफ्रीका से आने वाली परवाज़ अपने मुकर्रर वक्त पर आ रही है। मैंने दिल ही दिल में हिसाब लगाया, सिर्फ 5 मिनट बाकी रह गए थे। तहजीब, आतफ और तला नजर नहीं आ रहे थे। बूढ़ के बारे में भी मुझे मालूम नहीं था कि वो ट्रांजिट लाउंज तक पहुंचने में कामयाब हो सका होगा या नहीं, और उसके साथ ही मुझे एहसास हुआ कि मैंने ये काम बूढ़ को सौंप कर गलती की है। ये काम तो खुद मुझे करना चाहिए था। मैं मुस्तरिब हो गया, कभी कभी गलती हो ही जाती है। मैं ट्रांजिट लाउंज में खुद मौजूद होता तो और बात होती, मार्शल को ना निकलने देता। अगर वो एयरपोर्ट स्टाफ का कोई मेंबर हुआ तो उसे दरवाजे से निकलने की क्या जरूरत है जो मुसाफिरों के लिए मखसूस है। अंदर ही अंदर इस कदर रास्ते हैं कि हम सर मारते रह जाएंगे और वो कहीं का कहीं निकल चुका होगा। मैंने बेताबी से घड़ी देखी, 5 बजने में चंद मिनट बाकी थे। गोया परवाज उतर चुकी होगी। मुमकिन है बूढ़ ट्रांजिट लाउंज तक पहुंचने में कामयाब भी हो गया हो। अब अगर मैं भी अंदर जाने की कोशिश करता तो अचानक मेरी निगाह स्याह रंग की उस कार की तरफ उठ गई जो अभी अभी आकर रुकी थी। अकबी नशीस का दरवाजा खुला और एक खुशपोश नौजवान बरामद हुआ। कार उसे उतार कर पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ गई थी। मेरी नजरें उस नौजवान पर जम गई जो नहायत इत्मीनान से हुजूम में रास्ता बनाता हुआ गेट की तरफ बढ़ रहा था। गैर इरादी तौर पर मेरे कदम भी उठने लगे। मैं उस नौजवान के करीब होना चाहता था। लाउंज के दाखिली गेट पर उसे रोक लिया गया। हर गैर मुतल्लक आदमी को रोक लिया जाता है। मैं सिर्फ ट्रांजिट लाउंज तक पहुंच जाऊंगा, नौजवान ने मुसल्ला मुहाफिज की मुट्ठी गर्म करते हुए कहा। मेरे अंकल जनूबी अफ्रीका से आ रहे हैं। मैं नौजवान से सिर्फ चंद कदम ही पीछे था, लेकिन मैं ये नहीं देख सका कि नौजवान ने कितने बड़े नोट से मुहाफिज की मुट्ठी गर्म की थी कि वो सरापा इखलाक बन गया था। ओह जरूर जाइए जनाब, मुहाफिज ने एक तरफ हटते हुए कहा। आप लोगों की खिदमत करना तो हमारा फर्ज है। नौजवान अंदर दाखिल हो गया और मैं वहां से हट आया।
गेट के करीब काफी लोग खड़े अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे। कुछ शीशे की दीवारों से अंदर देख रहे थे, मगर वहां से ट्रांजिट लाउंज नजर नहीं आ सकता था। उन्हीं लोगों में मुझे तहजीब भी नजर आ गई। मैंने उसके अकब में पहुंचकर उसके शाने पर हाथ रखा। तहजीब चौंक कर मेरी तरफ पलटी। गाड़ी में जाकर बैठो और मेरा इंतजार करो, उन दोनों को भी साथ लेती जाओ। कोई कामयाबी हुई? तहजीब ने सवाल किया, मगर मैंने जवाब देने की बजाय हाथ के इशारे से उसे चले जाने को कहा। इस बात में कोई शुबा नहीं रह गया था कि अंदर दाखिल होने वाला नौजवान ही मार्शल था। बुढ़ चूंकि आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए यही गुमान किया जा सकता था कि वो अंदर पहुंच चुका होगा। मैं दोबारा गेट के नजदीक आ खड़ा हुआ। इतना इत्मीनान तो मुझे हो गया था कि अब अगर बूढ़ ना भी मिला तो भी कोई बात नहीं, मार्शल तो नजरों में आ ही चुका है। उसे एयरपोर्ट से अगवा कर लेना मुश्किल ना होता, और अगर उसका मौका ना मिलता तो उसे रास्ते में कहीं घेरा जा सकता था। आला सुबह सन्नाटे में डूबी हुई सड़कों पर से किसी को अगवा करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। मुझे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। शीशे की दीवार के पार मुझे बूढ़ गेट की तरफ आता नजर आया। मैं गेट से और करीब हो गया। उसके पीछे मैंने उस नौजवान को भी आते देखा था जिस पर मुझे मार्शल होने का शुबा था, मगर वो अभी दूर था। गेट से बाहर आते ही मैंने बूढ़ को छाप लिया। जल्दी बताओ, इसने क्या किया? डैनियल का पैकेट इसके कोट की जेब में है और वो बस इतना ही काफी है। कार में जाकर मेरा इंतजार करो, मैंने तेजी से कहा और बूढ़ से दूर हट गया। नौजवान बहुत खुश और मगन दिखाई दे रहा था। गेट से बाहर निकलकर वो भीड़ में रास्ता बनाता हुआ बाहर की तरफ जाने लगा। इस भीड़ में उसके नजदीक पहुंचना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। मैं बस एक लम्हे के लिए उससे करीब हुआ था और मैं अपना काम कर गुजरा था। उसके कोट की जेब से डैनियल का पैकेट मेरी जेब में मुंतकिल हो गया था, लेकिन शायद नौजवान को अपनी जेब हल्की होने का एहसास हो गया था। उसने अपनी जेब पर हाथ मारा। उसने पलटने में इंतहाई फुर्ती दिखाई दी थी, मगर वो अपनी तमाम तर फुर्ती के बावजूद वो मार खा गया था। मैं तो पहले ही उससे दूर हो चुका था। मार्शल चीखा, किसी ने मेरी जेब काट ली है। उसकी आवाज बड़ी पाटदार थी और उसमें फरियाद थी। वो एक हारा हुआ जवारी था, एक ऐसा जवारी जो एक ही दाव में अपना सब कुछ हार चुका था। उसकी चीख के नतीजे में उसके गिर्द के लोग काई की तरह फट गए। कुछ पुरसान हाल के लिए उसके नजदीक आ गए, मगर उसके चेहरे पर तो दीवानगी के आसार थे। मैं भी उसी भीड़ में रुक गया। जल्दबाजी खेल बिगाड़ सकती थी। मैं उससे दूर होने की शौरी कोशिश करता तो उसके अलावा दूसरों की नजरों में भी आ सकता था, और मैं ऐसी कोई हमाकत करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। वैसे भी उसकी हालत से लुत्फानंदोज होने के लिए मैं अपना थोड़ा सा कीमती वक्त तो बर्बाद कर ही सकता था। क्या हुआ भाई साहब? एक शख्स ने हमदर्दाना लहजे में कहा। उस अहमकाना सवाल ने जल्दी पर तेल का काम किया। मैं कह रहा हूँ मेरी जेब लुट गई और तुम पूछ रहे हो क्या हुआ? मार्शल धाड़ा। वो जो कोई भी है यहीं कहीं है। खबरदार कोई अपनी जगह से ना हिले, मैं पुलिस को तलब कर रहा हूँ। वो इस कदर बदहवास हो चुका था कि उसे ये भी अंदाजा नहीं था कि जो कुछ वो कर रहा है उसका नतीजा क्या निकलेगा। उसका इस कदर बदहवास होना मेरी समझ में आता था, लेकिन दूसरों के लिए यह मामला नाकाबिले फहम था। उसके परस में ऐसी कौन सी कीमती शय थी जिसके लिए वो इस कदर बदहवास हो रहा था? शायद दूसरों ने इस पहलू पर गौर करने की जरूरत भी नहीं महसूस की होगी। वो तो पुलिस का नाम सुनते ही बदक गए थे। फिर अगर पुलिस मौजूद होती तो शायद उन लोगों को रोके रखना पुलिस के बस से भी बाहर होता। हर शरीफ आदमी पुलिस के चक्कर में फंसने से डरता है। एयरपोर्ट पर पुलिस मौजूद थी। एयरपोर्ट के हिफाजती दस्ते के जवान भी थे। जब तक वो जाए वारदात पर पहुंचे वहां एक आदमी भी नहीं बचा था। मैं भी वहां से खिसक चुका था। मार्शल पर तो यूं मालूम होता था जैसे कोई दौरा पड़ गया हो। उसने कई लोगों को पकड़ने की भी कोशिश की थी, मगर वो अकेला किस किस को पकड़ता। ईगल के एक कारिंदे को चोट देकर मैं साफ बच निकला था। मैं कार के नजदीक पहुंचा तो मैंने देखा कि बूढ़ गायब है। अभी मैं कोई सवाल भी नहीं कर पाया था कि बूढ़ नमूदार हो गया। बूढ़ की अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। उसने मेरे कुछ कहने से कबल ही बोलना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें वहां तनहा छोड़कर किस तरह आ सकता था? चलो कार में बैठो, मैंने खुश्क लहजे में कहा। बाज़-औक़ात ऐसी हरकतें मसाइल खड़ी कर देती हैं, लिहाजा जो कुछ कहा जाए वही किया करो। बूढ़ के मामले में तुम्हें नरमी करनी पड़ेगी, वरना तुम्हारे ये गैर लचकदार रवैया तुम्हारे ही लिए परेशानी का सबब बन जाएगा, बूढ़ ने कार में बैठते हुए कहा। उसे जवाब देने की बजाय मैंने कार स्टार्ट कर दी और उसे पार्किंग एरिया से निकालने लगा। तुम कुछ नाराज मालूम होते हो चीफ, हालांकि बूढ़ तुम्हारे लिए एक कारनामा सरअंजाम देकर आया है, बूढ़ ने कहा। ये कारनामा तो कोई भी कर सकता है, मैंने तंजिया लहजे में कहा। तुम्हारे सुपुर्द जो काम किया गया था वो इतना मुश्किल तो नहीं था कि गेट पर मुतय्यन मुआवजों को मुट्ठी गर्म करके कोई भी ट्रांजिट लाउंज तक पहुंच सकता था। मैं दूसरे कारनामे की बात कर रहा हूँ चीफ, बूढ़ ने कहा। उस कारनामे की जो तुम्हारी हुक्म अदूली के नतीजे में
تم لوگوں نے کیا فضول قسم کی گفتگو شروع کر دی ہے؟ یکایک تہذیب نے اکتا کر کہا، پہلے یہ بتانا چاہیے تھا کہ مقصد حاصل ہوا یا نہیں۔ ایک عدد ڈنل کا پیکٹ ملا ہے، میں نے تمسخرانہ انداز میں کہا، دیکھنا یہ کہ اس میں کیا برآمد ہوتا ہے۔ لیکن تم نے اس شخص کو تو نظر انداز کر دیا چیف، جو مارشل کو لے کر آیا تھا۔ اس کا تعلق بھی ایگل سے ہی ہے، اسے مارشل کے معاون کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ حالات پر نظر رکھنا اس کی ذمہ داری تھی، اور کسی غیر معمولی صورتحال میں مارشل کی مدد کرنے کے لیے اسے مارشل کے ساتھ بھیجا گیا تھا۔ لیکن حالات جس طرح اچانک پیش آئے ان میں ظاہر ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، سوائے اس کے کہ ہیڈ کوارٹر کو مطلع کر دے، اور وہ اس نے کر دیا۔ تمہیں یہ تفصیلات کس طرح معلوم ہوئی؟ میں نے حقیقتاً حیران ہو کر پوچھا۔ یہ بات تھی بھی حیرانی کی، بھوٹ تو میری نظروں کے سامنے رہا تھا، علاوہ ان چند منٹوں کے جن کے دوران اسے واپس کار میں آ کر بیٹھنا تھا، مگر وہ کہیں غائب ہو گیا تھا۔ لازمی سی بات ہے کہ اس کی یہ معلومات ان چند منٹوں ہی کی مرہون منت ہو سکتی تھی، اور چند منٹوں کے دوران اتنی معلومات کا حصول قطعی ناقابل فہم تھا۔ اس لیے تو کہتا ہوں چیف کہ بوڑھ کو احکامات کا پابند کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ بوڑھ ناکارہ ہو جائے گا۔ بوڑھ کے لیے آزادی بہت ضروری ہے۔ بوڑھ نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ اس کی یہ عادت مجھے اکثر بری لگتی تھی کہ وہ کسی بات کا جواب سیدھی طرح نہیں دیتا تھا۔ اس وقت اسے موقع مل گیا تھا، لہذا وہ مجھ سے معلوم نہیں کب کب کے انتقام لے لیتا۔ میں اسے سختی سے کہتا تو وہ اور پھیلنا شروع کر دیتا، لہذا میں نے نرمی سے کام لینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے کبھی تمہیں پابند کرنے کی کوشش نہیں کی بوڑھ، میں نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ میں تمہاری قدر و قیمت سے پوری طرح واقف ہوں، تمہارے لہجے سے نہیں بلکہ وقت کی نزاکت سے مجبور ہو کر بوڑھ تمہیں بتا رہا ہے کہ ہم خطرے میں ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ تم بوڑھ کو بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو گئے ہو۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے بوڑھ؟ اگر ہم خطرے میں ہیں تو کم سے کم الفاظ میں تفصیلات بتاؤ، تہذیب نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ تمہارا کون سا طریقہ ہے کہ وقت کی نزاکت دیکھے بغیر بے تکی ہانکے چلے جاتے ہو؟ سوری میڈم، دراصل بات یہ ہے کہ جب چیف نے مارشل کی جیب سے پیکٹ اٹھایا تو اس کا ساتھی جو سیاہ رنگ کی کار میں موجود تھا، کار سے اتر کر یہ معلوم کرنے کے لیے آیا کہ مارشل کے ساتھ کیا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ اس کے لیے دراصل صورتحال کا اندازہ کرنا زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوا، اور وہ مزید وقت ضائع کیے تیزی سے کار میں واپس کیا، اور اس نے کسی نامعلوم آدمی کو اس حادثے سے مطلع کر دیا۔ میری نگاہ عقب نما آئینے کی طرف اٹھ گئی۔ دور دور تک کوئی گاڑی نہیں تھی، سامنے بھی کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ عام دستور کے مطابق ایئرپورٹ شہر سے کئی میل دور بنایا گیا تھا، اور ایئرپورٹ کے نزدیک کسی بھی قسم کی آبادی نہ ہونے کی وجہ سے اس سڑک پر ٹریفک کا دباؤ بہت کم ہوتا تھا۔ اگر بوڑھ کی فراہم کردہ اطلاعات درست تھیں تو ہمیں راستے میں گرنے کی کوشش کی جا سکتی تھی۔ تم نے بہت دیر کر دی بوڑھ، میں نے کہا۔ ہم ایئرپورٹ سے 1.5 میل دور نکل آئے ہیں، اگر تم پہلے ہی بتا دیتے تو ہم ایئرپورٹ پر ہی رک جاتے، اس لیے کہ ممکن ہے وہ لوگ پیکٹ کی بازیابی کے لیے راستے میں کوئی کارروائی کریں۔ معلوم نہیں اس پیکٹ کی کیا اہمیت ہے، تہذیب بڑبڑائی، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ وہ ان کے لیے خاص اہمیت کا حامل ضرور ہے، اور وہ اس کے غائب ہو جانے پر نچلے ہرگز نہیں بیٹھیں گے۔ میرا دن تیزی سے کام کر رہا تھا، اس وقت سڑک پر ٹریفک نام کو بھی نہیں تھا، اور آگے مزید 3 میل تک یہ حال تھا کہ اس سڑک کے علاوہ کوئی اور سڑک بھی نہیں تھی، یعنی ہم کہیں مڑ بھی نہیں سکتے تھے۔ لے دے کر یہی صورت رہ گئی تھی کہ ہم واپس ایئرپورٹ چلے جاتے، یا پھر ہم میں سے کوئی ایک پیدل جاتا۔ ٹھیک ہے تہذیب، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، ہم ایئرپورٹ واپس چل رہے ہیں، تم وہاں سے کلارا کو فون کر دینا، اس سے کہنا کہ تم اسے شدید نقصانات سے 2-4 کرنے کے بعد ملک سے باہر جا رہی ہو۔ ڈینیل کے پیکٹ اور اس شخص کا حوالہ بھی دے دینا جو زہریلی سوئی کا نشانہ بنا تھا۔ ایئرپورٹ پر بظاہر کسی افراتفری کے آثار نہیں تھے۔ ڈینیل کے پیکٹ کی واپسی کے لیے معلوم نہیں ایگل نے کیا انتظامات کیے، یہ بات بہرحال طے تھی کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ ضرور کیا ہوگا۔ تم لوگ ریستوران میں چلو، ہم ذرا فون کر کے آتے ہیں، میں نے کار سے اتر کر بوڑھ سے کہا، اور تہذیب کے ساتھ ایئرپورٹ کے اس حصے کی طرف بڑھ گیا جہاں ایک قطار میں ٹیلی فون بوتھ تھے۔ اس وقت وہ لوگ پیکٹ کے چکر میں پھنسے ہوں گے، لہذا تم آرام سے اپنا کام کر سکتی ہو، میں نے تہذیب سے کہا۔ ویسے بھی اس بات کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہے کہ کلارا کا ذہن اس طرف منتقل ہوا ہوگا، پھر بھی احتیاطاً اس سے کم از کم گفتگو کرنا۔ تہذیب ٹیلی فون بوتھ کی طرف بڑھ گئی اور میں اس سے کچھ فاصلے پر رک گیا۔ کسی مشکوک شخص کے نظر آنے پر میں حرکت میں آنے کے لیے پوری طرح تیار تھا، لیکن ایک تو مجھے کوئی مشکوک شخص نظر نہیں آیا، اور دوسرے تہذیب نے بہت تیزی دکھائی۔ میں نے اسے بتا دیا ہے کہ پیکٹ ہمارے قبضے میں ہے اور فی الحال میں شیخ گرائے سے باہر جا رہی ہوں۔ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر وہ رائے راست پر نہ آئی تو اس کے اور آدمی بھی ہلاک ہوں گے۔ ٹھیک ہے تہذیب، اب ان لوگوں کی توجہ ملک سے باہر جانے والوں پر مرکوز ہو جائے گی، اور ہم یہاں ناشتہ کر کے اطمینان سے نکل چلیں گے۔
नाश्ता करने तक दिन पूरी तरह चालू हो चुका था और रास्ते में किसी खतरे से दो चार होने का इम्कान कम हो गया था। लिहाजा हम नाश्ता करके वापसी के लिए रवाना हो गए और बगैर किसी रुकावट के वापस अपनी रिहायशगाह तक पहुंच गए। हम सब ये जानने के लिए बेचैन थे कि आखिर उस पैकेट में क्या है जिसकी खातिर इतनी राजदारी बरती गई थी। मैंने जेब से पैकेट निकाला। पैकेट पर सेलोफिन मौजूद नहीं थी। बूढ़ और तहजीब मुतजस्सिस अंदाज में मेरे ऊपर झुक आए थे। आतिफ और तल अभी बहुत बेचैन था मगर एहतरामन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। मैंने पैकेट खोला और ये देखकर हैरान रह गया कि उसमें सिर्फ एक सिगरेट कम थी और सबसे ज्यादा हैरान कुन बात यह थी कि सिगरेटें अपनी बिल्कुल दुरुस्त हालत में थी। कतई मालूम नहीं होता था कि उन्हें दोबारा पैक किया गया है। इस भागदौड़ का इतना फायदा तो हुआ कि हम सिगरेटों के मामले में खुद कफील हो गए। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तुम मुझ पर तंज कर रहे हो चीफ? मैंने ही तुम्हें उनसे मुतल्लक इतला फराम की थी, बूढ़ ने कहा, लेकिन तुम्हें अभी कोई तबसरा नहीं करना चाहिए। मैं तंज नहीं कर रहा। मैंने कहा, धोखा तो किसी को भी हो सकता है। आदमी काम करता है तो उससे गलतियां भी सरदर्द होती हैं। जो काम ही नहीं करते उनसे क्या गलती होगी? फिर वही बात, बुढ़ भिन्न आ गया। मैंने अपनी आंखों से देखा है, उस बुढ़े ने यही पैकेट मार्शल के हवाले किया था, लेकिन बज़ाहिर तो ये अनछुआ पैकेट मालूम होता है। इस पर कोई खुफिया पैगाम भी तो हो सकता है, बुढ़ बोला, जो वैसे नजर ना आता हो और किसी कीमियावी तरीके से गुजरने के बाद जाहिर होता हो। होने को तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि हम इसकी असलियत तक पहुंचना है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी किसी गलती से इसकी अहमियत खत्म हो जाए। क्या मतलब? बूढ़ ने चौंक कर कहा, हमें नहीं मालूम कि इस पैकेट का राज क्या है। इसकी अहमियत तो बहरहाल मुसलमा है और ये भी तय है कि इसका कोई खास मकसद है जरूर। जिन लोगों तक इसे पहुंचना था वो इससे फायदा उठाने का तरीका जरूर जानते होंगे। तुम्हारा मतलब है अब हमें बराह रास्त मादाम क्लारा पर हाथ डालना चाहिए? अब ये मतलब भी नहीं है, मैंने हंसकर कहा। मैं जो कुछ कह रहा था मैं इंतहाई एहतियात के पेश नजर कह रहा था, वरना ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि एक ऐसी चीज जाया हो जाएगी जिसके बारे में हमें ये भी मालूम नहीं कि उसकी अहमियत की नोयत क्या है। लिहाजा मैं इससे सिगरेटें निकाल रहा हूँ। अगर कुछ जाया होगा तो हमें अपनी लाइल्मी की वजह से उसका ज्यादा अफसोस नहीं होगा। मैंने एक एक करके तमाम सिगरेटें पैकेट से निकाल ली और सामने मेज पर ढेर कर दी। कोई खास बात नजर नहीं आई। हम लोगों ने बेबसी से एक दूसरे की तरफ देखा। तुम्हारे ज़हन में कोई बात नहीं आ रही? मैंने आतिफ की तरफ देखा। तुमने तो छापा मार कार्रवाइयों में तरबियत हासिल की है। तरबियत तो मैंने जरूर हासिल की है जनाब, लेकिन अव्वल तो हमें जासूसी की तरबियत नहीं दी जाती, और अगर दी भी गई होती तो भी उसके इतने तरीके हैं कि शायद ही कोई एक शख्स उन सब का अहाता कर सके। मैंने इस बात में सर हिलाया, यही तो मुश्किल है। हमें यह भी मालूम नहीं कि हमें किस चीज की तलाश है, लिहाजा कोई इम्कानी तरीका भी समझ में नहीं आता, इलावा इसके कि हम इस पैकेट का मुकम्मल ऑपरेशन कर डालें। बिल्कुल कर देना चाहिए, तहजीब ने कहा। मेरी समझ में नहीं आता कि इस मामले में तुम इतना तरद्दुद क्यों कर रहे हो? तरद्दुद नहीं कर रहा बल्कि एहतियात पेश नजर है, मैंने पैकेट के जोड़ खोलते हुए कहा। चंद सेकंड के अंदर अंदर पैकेट पूरी तरह उधड़ चुका था। मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी खास शय में डूबे हुए सिगरेट हैं, बूढ़ ने कहा। मुमकिन है मादाम क्लारा नशे की आदी हो। ढंग की बात नहीं कर सकते तो बेतुकी हांकने से भी गुरेज करो। शी गुराए में मुंशियात की क्या कमी है? अब तो ले दे के सिगरेटें ही रह गई हैं, तहजीब ने कहा। लिहाजा जो भी राय देगा सिगरेटों से मुतल्लक ही देगा। तो फिर क्या ख्याल है इनके तंबाकू का तजर्बा करा लिया जाए? मैंने कहा। मुमकिन है किसी सिगरेट के अंदर कोई चीज पोशीदा कर दी गई हो, तला ने कहा। अब तो यही बात करीन की आस रह गई है, मैंने कहा। लिहाजा अब हम हर सिगरेट में से तंबाकू निकालेंगे, लेकिन वादे रहे कि सिगरेटों के अंदर से कुछ बरामद होने की इम्कानात न होने के बराबर है। तुम तो हर इम्कान को यूं ही रद्द कर देते हो चीफ, पहले इनमें से तंबाकू तो निकालो। यूं ही रद्द नहीं कर देता, ठोस बुनियादों पर करता हूँ। ये तो मुमकिन ही नहीं कि किसी सिगरेट में से तंबाकू निकाल कर उसमें दोबारा भरा जाए और सिगरेट के कागज पर कोई शिकन नजर न आए। कहते तो तुम ठीक हो, तहजीब ने तायद की, लेकिन हम कोई इम्कान क्यों छोड़ें? मैं ये कब कह रहा हूँ, मैंने सिगरेटें तमाम अफराद में तकसीम करते हुए कहा। अभी हम सब मिलकर तमाम सिगरेटों में से तंबाकू निकाले देते हैं, जो कुछ भी होगा सामने आ जाएगा। तमाम सिगरेटों में से तंबाकू निकालने में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे, मगर नतीजा वही ढाक के 3 पार्ट रहा। अब बताओ, मैंने एक तवील सांस लेकर बूढ़ से कहा। हमने सारे जतन करके देख लिए मगर कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। बूढ़ क्या जवाब देता, उसके चेहरे पर मायूसी बिखरी नजर आ रही थी। मुमकिन है चीफ, उसने बर्राई हुई आवाज में कहा, कि मुझसे देखने में कोई गलती हुई हो। मुमकिन है इस पैकेट के साथ उस बुड्ढे ने मार्शल को कोई और चीज भी दी हो जिसे मैं ना देख सका हूँ। तस्लीम करो कि तुम एक जल्दबाज आदमी हो और इस मामले में भी तुमने जल्दबाजी का मुजाहरा किया है, मैंने बूढ़ को घूरते हुए कहा।
मैं तस्लीम करता हूँ चीफ, बूढ़ ने सर झुका लिया, लेकिन समझ में नहीं आता कि बूढ़ से इतनी बड़ी गलती किस तरह होगी। जरूरत से ज्यादा खुद एतमादी ऐसी सूरत पैदा कर देती है। आइंदा जब तुम्हें कोई हुक्म सौंपा जाए तो उसे बहुत एहतियात से सर अंजाम देना, मैंने सख्त लहजे में कहा। ठीक है चीफ, बूढ़ ने डूबी हुई आवाज में कहा और तहजीब बेसाख्ता हंस पड़ी। क्यों इसका खून खुश कर रहे हो अली? तहजीब ने अपनी हंसी पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। तहजीब की इस बात पर बूढ़ ने चौंक कर तहजीब की तरफ देखा, लेकिन उसका अंदाज यह था जैसे उसे तहजीब की इस बात पर भी शुबा हो। खून खुश कर रहा हूँ? मैंने हैरत से कहा। अरे इसकी जल्दबाजी के बायस हमें नुकसान हो गया। असल चीज तो मार्शल लेकर निकल गया और ये सिगरेट का बेकार पैकेट हमारे हिस्से में आ गया। ये पैकेट इतना ही बेकार होता तो मार्शल इसके गायब होने पर इस तरह दीवाना वार ना हो जाता। तहजीब ने मैंने खेद लहजे में कहा और बूढ़ उछल पड़ा। बूढ़ के साथ तुम्हारा सलूक अच्छा नहीं है चीफ, बूढ़ ने शिकायती अंदाज में कहा। तुमने मुझे ख्वाह इतनी बुरी तरह डांटा, हालांकि मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मार्शल सिर्फ अदाकारी कर रहा था, मैंने खुश्क लहजे में कहा। तुमने वो मिसल नहीं सुनी, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और? बूढ़ के चेहरे पर एक बार फिर हवाइयां उड़ गईं। उसकी समझ में नहीं आया था कि मैं मजाक कर रहा हूँ या संजीदा हूँ। क्या तुमने इस बात पर गौर नहीं किया था कि पैकेट के साथ कोई और चीज भी उसके हवाले की जा सकती है? मैंने कहा। नहीं, बूढ़ ने नफी में सर हिलाया। पैकेट देखने के बाद मुझे इतना होश ही नहीं रहा था कि किसी और चीज पर तवज्जो देता। यही तुम्हारी गलती है। बैज इतना था काम तो हर शख्स कर सकता था जो तुमने किया है।